कहानी की शुरुआत में हमें दो देशों के बारे में बताया जाता है। उनमें से एक देश का नाम ग्रांड मैजिक एम्पायर है और दूसरे देश के नाम लुंड्रा। और इन दोनों के देशों में कई समय से बहुत ज्यादा भयानक वॉर चलती हुई आ रही है और इस वॉर के दौरान कई लोग मारे गए। और सीधे शब्दों में हमें इसे एक आम वॉर भी नहीं कह सकते। अगर देखा जाए तो ये बस एक तरह का खून खराबा है जो कि ग्रांड मैजिक एम्पायर के एम्परर के द्वारा किया जा रहा है, जिसको दोनों के दोनों देशों में बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है और उसे हम डीमन एम्परर के नाम से भी जानते हैं। और ये डीमन एम्परर मैजिक में काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट है, काफी ज्यादा मैजिक इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट है। और ये डीमन एम्परर इतना ज्यादा पावरफुल है कि आसपास के जो अदर डीमन रेसेस हैं उन्होंने इसने अपनी पावर से उन सभी को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और इस डीमन एम्परर के बारे में बस इतना ही नहीं, बल्कि में एक बार ये डीमन एम्परर अगर अपना हाथ भी हिला दे तो अपने ये पावर से मदद से बहुत बड़े से बड़े माउंटेन को भी चूर चूर कर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार बारिश कर सकता है। और जब भी वह अपनी नजरों से निगाहों से किसी को देखता है तो उसे अपनी निगाहों से भी किसी को मार सकता है। लेकिन भले ही इसके पास इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल एबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सिर्फ दूसरे देशों के लोगों को नहीं मारता है, बल्कि मैं अपने लोगों को भी नहीं छोड़ता। और अननेसेसरी खून खराबा ज्यादा मचाया रखा है इस एम्परर ने। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इस तरीके से एक बंदे का सर फट जाता है। वो घोड़े पे बैठकर आ रहा होता है युद्ध में और वहां पर इतने भी लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, जरा हमारे कमांडर के साथ देखो क्या हो गया, उनका सर यहाँ पर अभी भी एक्सप्लोड हो गया था। और वह तीनों जो लोग कह रहे होते हैं वह लोग भी किसी अटैक के कारण मारे जाते हैं और हमने जान की भीख बचाकर वहां से चिल्लाने लगते हैं। तभी किसी को आते हुए दिखाया जाता है और वह हंसते हुए आता है और उनसे कहने लगता है, अभी तो स्प्रिंग का मौसम भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी चेरी ब्लॉसम के जो फूल हैं वो खिल उठे हैं। क्या तुम लोगों में बस इतनी ही पावर है? तुम लोग मुझ पर अटैक करने के लिए तो आ गए, लेकिन तुम में बिल्कुल पावर नहीं है। तुम आ कैसे गए मुझ पर अटैक करने के लिए? और मुझे कोई भी अच्छी फाइट नहीं दे पा रहा है। और इस डीमन एम्परर ने एक तरफा स्लेक्टर मचा रखा है सभी को। मैं तुम सभी से ये बात पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पर किसी में इतनी हिम्मत है जो कि इतनी ज्यादा बर्डन को, इतनी ज्यादा परेशानी को झेल सकता है? अगर यहाँ पर कोई और मुझसे लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहा है तो क्या मैं यहाँ पर इतने भी चेरी ब्लॉसम के फूल से वो और ज्यादा फूल को खिला दूं, वो भी सिर्फ एक साथ? इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर इतने ज्यादा जो लोग हैं, फूल से कहने का मतलब इतने ज्यादा लोग हैं, इनके सर को फोड़ देगा। तो जैसे ही उनमें से जो खून निकलेगा ना, उसको वो चेरी ब्लॉसम का मौसम के बारे में बता रहा है, एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। और जैसे ही वो ये बात सुनता है, जो लड़ने मारने के लिए आया होता है डीमन एम्परर को, वो वहां पर कांपने लगता है। और वहीं पर डीमन एम्परर जोरों जोरों से हंसने लगता है और इसकी हंसी देखने के बाद सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और बताया जाता है कि इस सेंचुरी का, इस एरा का सबसे ज्यादा मैडमैन है और सबसे ज्यादा बुराई में यानी कि ईविल में सबसे टॉप पर है। और सारी की सारी बुराइयों का यही एकमात्र सोर्स है। इसके खुद के कंट्री के लोगों की और लुंड्रा के कंट्री के लोगों की, दोनों के दोनों लोगों को ये मारने लगता है। और अगर इस बंदे को यहाँ पर नहीं मारा गया तो ये सिचुएशन चलती रहेगी। तभी अचानक से एक स्वॉर्ड आती है और सीधे जाकर डीमन एम्परर में घुस जाती है। ये देखने के बाद डीमन एम्परर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इस डीमन एम्परर के अंदर हॉली स्वॉर्ड लुंड्रा की घुस चुकी थी। ये स्वॉर्ड उसके घुसने से पहले ये काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खुश था, लेकिन जैसे ही ये स्वॉर्ड इसमें घुस गई तो इसकी सारी की सारी खुशी धरी की धरी रह गई। और जो स्वॉर्ड से की छाती में जिस बंदे ने घुसेड़ी हुई होती है वो उसके पास आता है और डीमन एम्परर से कहने में लगा होता है, योर मैजेस्टी, आपने बहुत कर लिया, अब आपको रुक जाना चाहिए। और उसके मुंह से खून निकलने में लगा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक हॉली स्वॉर्ड उसके छाती में पेट में घुसी हुई होती है और उसके सामने उसी के जैसे दिखने वाला बंदा खड़ा हुआ होता है, आई मीन ड्रेस में। और वो डीमन एम्परर उससे कहने में लगा होता है, अच्छा तो तुमने जिस स्वॉर्ड से मुझे मारा है वो हॉली स्वॉर्ड है, लेकिन क्यों? आखिरकार ये हॉली स्वॉर्ड तुम्हारे पास क्या करने में लगी हुई है और ये आई कैसे तुम्हारे पास ये हॉली स्वॉर्ड? पहले तुम ये बताओ। ये हॉली स्वॉर्ड तो किसी हीरो के हाथों में होनी चाहिए थी, जिसे लुंड्रा के द्वारा भेजा गया था। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे लिए काफी दुखद है और काफी सरप्राइजिंग है कि मेरे अंतिम इन क्षणों में भी जिसने मारा है वो तुम हो। मुझे तुम्हारे हाथों से मरना पड़ा, ये वाकई में बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। मैं हमेशा से ये बिलीव रखा करता था कि मैं जब अंत में मारा जाऊंगा तो मुझे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं एक हीरो होगा। इस बारे में मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये तुम होगे। और ये कहते कहते उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो जोरों जोरों से खांसने लगता है। और तभी जिस बंदे ने उसके छाती में स्वॉर्ड घुसेड़ी होती है वो उसके पास आता है, उसका मुंह पकड़कर उससे कहने लगता है, योर मैजेस्टी, आप इतनी जल्दबाजी ना करें, आप इतनी जल्दी सरेंडर करने के बारे में सोचिए भी नहीं। आपके मरने से पहले यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि ये क्या चीज है? कि जो इस दुनिया के जो गॉड्स हैं इस वर्ल्ड के, वह सभी के सभी गॉड्स आपको मारना चाहते हैं। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मरने के बाद वापस मत आना। अगर आपको ये पता है कि आप कितने ज्यादा टेरेबल हो हमारे लिए, कितने ज्यादा खतरनाक हो, भले ही आप रिजरेक्शन मैजिक का इस्तेमाल कर वापस ही क्यों ना आ जाओ, मैं चाहता हूँ कि आप वापस ना आओ। आप इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दो।
ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर कुछ कहने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो बंदा डीमन एम्परर को मारता है वो उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे कहने लगता है कि आपको और ज्यादा कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर और कहोगे तो ये और ज्यादा पेनफुल होगा। आखिरकार जो बंदा पूरी की पूरी दुनिया के लिए कालमिटी से किसी डिजास्टर से कम नहीं है, उसके मुंह से आखिरी शब्द सुनना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उसके मुंह से निकल भी कह सकता है आखिरकार। या फिर तुम सिर्फ मेरा नाम से बुलाना चाहते थे मुझे। क्यों मैंने सही कहा ना ब्रदर? तो हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं है बल्कि मैं इस डीमन एम्परर का ब्रदर है। और डीमन एम्परर ये बात कहते हुए हंसने लगता है और हंसते हंसते वहीं पर मर जाता है, और अपने आखिरी शब्दों में सोचते समय कहने लगता है कि मुझे इस तरीके से अपने ब्रदर को हंसते हुए देखे हुए काफी समय गुजर चुका है। और इसी तरीके से डीमन एम्परर का यहाँ पर अंत होता है, और मरते मरते वो स्माइल करते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि ये सीन वाकई में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुश नसीब वाला है। जैसे तुम स्माइल करने में लगे हुए हो, जैसे तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी है, वैसे ही मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी है। और इस तरीके से यहाँ पर डीमन एम्परर का अंत होता है। तो गाइस जाइएगा मत कहीं पर भी, अभी तो कहानी शुरुआत हुई है। और इसी तरीके से इस वॉर का यहाँ पर एंड होता है। और डीमन एम्परर के मरने के बाद उस समय का उस एरा का एक हीरो था, वह डीमन एम्परर के सर को काटकर लुंड्रा में ले जाता है और सभी को दिखा देता है, और कॉन्फिडेंटली जाकर सबसे कहने लगता है कि उसने उस डीमन एम्परर को मारा है, और उसके सर को काटकर सभी को दिखाने लगता है। और सभी तो कहने लगता है कि डीमन के बीच में और हमारे बीच में जो वॉर काफी समय से चलते हुए आ रही थी अब वह खत्म होती है, और डीमन रियलमी में वहाँ की जो विक्ट्री है वो हमारे यानी कि लुंड्रा के लोगों की हुई है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब जोरों से खुशी की माला फूले नहीं समा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो हीरो होता है वो पता नहीं क्यों बहुत शांत होता है, क्योंकि ये बात तो उसे भी पता है कि उसने डीमन एम्परर को नहीं मारा। लेकिन अगर बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली बात है कि जिस बंदे ने असलियत में डीमन एम्परर को मारा था उसके बारे में रॉयल फैमिली ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया कि आखिरकार उस बैटल में हुआ क्या था। लेकिन लोगों को इस बारे में कैसे पता चल गया पता नहीं। आपस में जो कॉमन लोग हैं वो बात करते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि जो हीरो है वो नकली है, इसने डीमन एम्परर को नहीं मारा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे होते हैं, उन्हें ये भी पता चल चुका होता है कि डीमन एम्परर को मारने वाला और कोई नहीं है बल्कि वो उसका खुद का ब्रदर है। और इसी तरीके से यहाँ पर र्यूमर स्प्रेड हो गए, और तो और लोग ये भी कहने में लगे हुए थे कि सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि में जो हीरो है उसने मरे हुए डीमन एम्परर का सर काटकर सभी को दिखाया है। उस फाइट के दौरान पर हीरो ने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन र्यूमर्स हमेशा बस र्यूमर्स ही रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही एक डीमन का अंत हुआ, इतनी डीमन किंग डीमन एम्परर का अंत हुआ, तो वहाँ के जो लोग हैं ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गए और धीरे धीरे करके इस र्यूमर को भूल गए। और इस र्यूमर को दबाने के लिए काफी था क्योंकि उस वॉर के दौरान यहाँ के जो उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वही लोग इस वॉर में मारे गए थे। तो इस जैसे छोटे मोटे डाउट के बारे में ये जरूरी भूल जाएंगे, क्योंकि आखिरकार इन लोगों का बदला जो पूरा हो गया था। और इस जैसे ही सबको पता चलता है कि डीमन एम्परर मारा जा चुका है तो सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और डीमन एम्परर के मरने के बाद सभी के सभी लोग सेलिब्रेट करने में लगे होते हैं। और फाइनली इतने सालों की वॉर को खत्म होने के बाद वह इस शांति का मजे उठाने लगते हैं, और इसी तरीके से वह अपने गॉडेस पर विश्वास रखते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर 66 ईयर गुजर जाते हैं, और 66 ईयर्स बाद कोई कहने में लगा हुआ आता है किसी से, योर मेजेस्टी प्लीज आप वापस मत आइएगा। यह वह शब्द हैं जो कि डीमन एम्परर के ब्रदर ने उसके मरते समय आखिरी समय में कहा था कि आप वापस मत आइएगा, भले ही आप रिस्ट्रिक्ट क्यों ना हो जाओ। अगर आपको ये बात पता चली कि आप कितने ज्यादा खतरनाक बीइंग थे, और अगर आपको इस बात का एहसास भी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज कभी भी वापस मत आना। तभी कुछ लोगों को यहाँ पर हमें प्रे करते हुए दिखाया जाता है, और कुछ लोग यहाँ पर प्रे करते हुए पता नहीं कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं, और उनमें से एक बच्चा किसी चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ जो डीमन एम्परर का ब्रदर था उसने कहा था कि भले ही यहाँ पर आपको रिसरेक्ट करने के लिए नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल किया जाए तो आप वापस मत आइएगा। तभी हमें कुछ बबल्स दिखा जाते हैं और एक ट्यूब दिखाया जाता है, वो ट्यूब टूटने लगता है, और जैसे वो ट्यूब टूटता है तो उसमें से एक बच्चे को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। वह बच्चा वो जैसे ही उस ट्यूब में से बाहर निकलता है तो वो काफी ज्यादा थका हुआ और काफी ज्यादा कमजोर सा लगने लगा था, और वहीं रुककर खांसने लगता है। और जितने भी लोग वहां पर थे वो सभी के सभी लोग प्रेयर करने में लगे हुए थे। उनमें से एक बंदा उसके पास जाता है और सभी के सभी लोग जोरों जोरों से चिल्लाने लगते हैं, हे गॉडेस, हमारा हीरो यहाँ पर आ चुका है। तभी येलो कलर वाला जो लड़का होता है वो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक होता है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और कह रहा होता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। दूसरी तरफ जो लोग प्रेयर कर रहे होते हैं उनमें से एक बच्चा या जो भी है प्रेयर करने वाला, वो उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए हीरो। लेकिन इस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और मैं कहाँ पर हूँ।
और सभी के सभी लोग उसे हीरो हीरो कहकर बुलाने में लगे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम आपके इंतजार करने में लगे हुए थे काफी समय से। और सभी के सब लोग ये जानकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उसका हीरो वापस आ चुका है। और वो सोचते हुए कहने में लगा हुआ होता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ और ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, और ये सभी लोग मुझे हीरो क्यों कहने में लगे हुए होते हैं। और हमें पता चलता है कि ये बच्चा और कोई नहीं है बल्कि मैं वही डीमन एम्परर है। इसका मतलब उस डीमन एम्परर की सोल अब इस बच्चे में आ चुकी है। और वो घबराते हुए कहने में लगा होता है अपने आप से, मन में सोचते हुए कि आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं तो डीमन एम्परर हूँ, तो ये लोग मुझे हीरो क्यों कह रहे हैं। तभी कहानी जाती है थोड़ी सी पास्ट में। यहाँ पर हमें डीमन एम्परर और उसके मास्टर को दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके पिता, फादर, मास्टर जो भी है वो उससे कहने में लगे हुए होते हैं कि तुम मेरे बेटे बनोगे। और डीमन एम्परर को बैठे हुए दिखाया जाता है जब वह छोटा था, और वो इस बात से एग्री हो जाता है। और उसका एक ब्रदर भी था और सभी के सभी लोग उसे ब्रदर भी कहते हैं। और इसी तरीके से इसकी कहानी थी। इसका जो एक ब्रदर था वो धीरे धीरे कर बड़ा होता गया समय के साथ। और मन में सोचते कहने में लगा होता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों बुलाने में लगे हो डियर ब्रदर। यहाँ पर आखिरी शब्द उसके ब्रदर की याद करता है और कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप शांति से मर सकते हो। लेकिन अचानक से कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर हमारा जो एमसी होता है, जो एम्परर होता है, वो वापस आ चुका है लाइफ में और सभी लोग इसे हीरो समझने में लगे होते। तभी पीछे से एक बंदा आता है और उस डीमन एम्परर के कंधे पर हाथ रख देता है। और वो और कोई नहीं है बल्कि वही छोटा बच्चा था जो हमें सबसे पहले दिखाया गया था। और वो उसको पकड़कर उससे कहने लगता है कि आपको यहाँ से निकलना होगा, और उसका हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। और बाकी के जितने भी लोग होते हैं जो प्रेयर करने में लगे हुए होते हैं, वह कह रहे होते हैं हीरो आप कहाँ जा रहे हो, ये यहाँ से भागने में लगा हुआ है, हमें इसे पकड़ना होगा, जल्दी पकड़ो। हे नेल, आखिरकार तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। जो बच्चा इसे पकड़कर ले जा रहा है इसका नाम नेल है। और जिस टीप से वह बाहर निकला था वो वहां से भागकर बच जाता है। और जो प्रीस्ट होते हैं वो चिल्लाने लगे होते हैं हमें सभी लोगों को यहाँ पर जाओ और हमारे हीरो को ढूंढ कर लाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तुम एक बार उस हीरो को पकड़ लो तो इस बात का ध्यान रखना कि उसकी बॉडी को एक खरोंच भी नहीं आना चाहिए। हम किसी भी प्रकार से अपने हीरो को नहीं खो सकते जैसे हमने अभी अभी पाया है। तभी उनमें से एक आदमी होता है वो उससे कहने में लगा होता है अगर ये सच में एक हीरो होता तो ये इस तरीके से हमसे बचकर नहीं भाग जाता। लेकिन हमारे समनिंग में तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं है। सही कहा ना मैंने। तभी वो पृष्ठ होता है वो उससे कहने लगता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, हमारे इस समनिंग मैजिक में कोई भी परेशानी नहीं है। और इस बंदे का नाम ज़ेनॉन होता है। और वो कहने लगता है कि ज़ेनॉन तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि यही हीरो है। अगर कुछ यहाँ पर गलत हुआ भी और ये हीरो नहीं हुआ तो हम वापस से रीसमन कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे लिए जो स्पेयर बॉडी थी वह हमने खो दी है। वो बच्चा पता नहीं अचानक से कहाँ से आया और वो हमारे हीरो को लेकर यहाँ से चला गया। तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस हीरो को पकड़ना होगा और ढूंढना होगा। तो जाओ सभी के सभी लोग और जल्दी से उसे ढूंढ कर लेकर आओ। और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वे दोनों के दोनों कहाँ गए। और इस वक्त डीमन एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। और वो डीमन एम्परर उस बच्चे से पूछने लगता है, मैं ये बात देखकर उन्हें पहचान सकता हूँ कि ये सभी के सभी लुंड्रा के प्रीस्ट हैं, तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मुझे उनसे बचकर भागना चाहिए। खैर मुझे ये बताओ कि आखिरकार इस फॉर्म का क्या मतलब हुआ। मेरी इस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि उन सभी के सभी प्रीस्ट ने मिलकर मुझे रिस्ट्रक्ट कर दिया है। तभी वो बच्चा उससे कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको समन किया है डीमन किंग। डीमन किंग आप ही हो ना डीमन किंग, मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ। तभी वो डीमन किंग उससे कहने लगता है मेरा नाम डीमन एम्परर है, मुझे डीमन एम्परर कहकर बुलाओ। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर छुपाने के लिए, लेकिन तुम हो कौन और ये समनिंग चीज है क्या। तभी वो बच्चा उससे कहने लगता है कि आप मुझे नेल कहकर बुला सकते हो, मेरा नाम नेल है डीमन एम्परर। अगर आप समनिंग के बारे में पूछ रहे हो तो मैं सच सच बताऊं तो ये चीज जो है वो मेरे ब्रदर ने परफॉर्म की है। मैं तो बस अपने दिल से प्रेयर की है। और जैसा कि मेरे ब्रदर ने मेंशन किया था कि ये जो मैजिक है वो जरूर 100% काम करेगा। और जब वो डीमन एम्परर उस बच्चे का चेहरा देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर तुम किसी को जिंदा करना चाहते हो तो उसको जिंदा करने के लिए तुम्हें नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जरा इन दो बच्चों को तो देखो, ये आखिरकार सक्सीड भी हो गए, तो कामयाब भी हो गए रिसेट करने में मुझे। और जैसे भी वो उन ट्यूब्स को देखता है जिसमें ये बंद था अभी, और उनको देखकर कहने लगता है कि ये जो सर्कल्स है और जो ट्यूब्स हैं, मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि इन्हीं की मदद से इन्होंने इस रिचुअल को कंप्लीट किया है। और इस मैजिक सर्कल को मैंने ही बनाया था और बाद में मैंने ही इसे बैन कर दिया था। और यहाँ पर सिर्फ यही सिचुएशन नहीं है, बल्कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार मेरे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो इनके पास कैसे चले गए और इनको इन मैजिक सर्कल के बारे में पता कैसे चल गया था। और ये इतना ही नहीं बल्कि मुझे हीरो क्यों कहने में लगे हुए हैं। और वो नील से पूछने में लगा था कि ये सभी के सभी लोग यहाँ पर जितने भी प्रीस्ट हैं वह सभी के सभी लोग हीरो को समन करने में लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार मुझे यानी कि डीमन एम्परर को इन लोगों ने समन कैसे कर दिया। और जिस तुम ब्रदर के बारे में बात करने में लगे हुए हो कि तुम्हें जिसने भी नेक्रोमेंसर के स्पेल के बारे में बताया, रिसरेक्ट स्पेल के बारे में बताया है, उस वह ब्रदर तुम्हारा है कहाँ। और तभी जो नेल होता है वो अपनी उंगली उसी की तरफ होने लगता है
और वो कहने लगता है कि तुम ही मेरे ब्रदर हो, जिस बॉडी में तुम अंदर घुसे हुए हो ये बॉडी मेरे ब्रदर की है। ये बात देखने के बाद डीमन एम्पर सरप्राइज होते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया मुझे वापस से जिंदा करने के लिए। लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा अनप्लीजेंट बात है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं एक बच्चे की बॉडी को काबू में कर रहा हूँ। तभी नेल डीमन एम्पर से पूछने में लगा होता है, डीमन एम्पर क्या आपको ये बॉडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है? तभी डीमन एम्पर उससे कहने लगता है, मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। खैर तुम बात बंद करो, ये बकवास बंद करो। पहले तुम मुझे बताओ आखिरकार तुमने ये सेरेमनी क्यों परफॉर्म की? तभी नेल खुश होते हुए उसके जवाब देते हुए कहने लगता है कि मेरे ब्रदर ने ये करने के लिए मुझसे कहा था और कहा था कि अगर यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समन कर लेता हूँ तो आप लोग हमारे जो डीमन एम्पर है वो हमारी जान बचा लेंगे। और बताया लगता है कि मुझे और मेरे ब्रदर को इन प्रीस्ट को सेल कर दिया गया था, बेच दिया गया था, वो भी सिर्फ हीरो की बॉडी के मटेरियल के लिए। और तो और मेरे ब्रदर ने मुझसे ये भी कहा था कि एक बार मैं डीमन एम्पर को वापस से रिस्टार्ट कर दूं तो वो पूरे के पूरे लिंडरा को वापस से तबाह कर देंगे और इस पूरी की पूरी करप्टेड सोसाइटी को चेंज कर रख देंगे। तभी डीमन एम्पर ये बात सुनने के बाद मन में सोचते कहने लगता है क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर समन कर लिया गया है तो ये पूरी की पूरा जो वर्ल्ड है वो और भी ज्यादा परेशानी में नहीं पड़ जाएगा? मुझे लगता है कि ये बच्चे हैं इसलिए उन्होंने मुझे रिसर्च कर लिया है और मेरे बारे में पता नहीं है इनको। और नेल उसे बताने लगता है कि मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिस ट्यूब के अंदर आपकी बॉडी को रखा गया था उस ट्यूब को तोड़कर मैंने ही आपको वहां से बाहर निकाला है, जैसे ही आप वहां पर समन हो गए थे। लेकिन जब मैं आपको वहां पर बाहर निकालने ही वाला था तभी वहां पर सभी के सभी प्रीस्ट वहां पर आ गए और मुझे छुपना पड़ा उस समय पर। तभी डीमन एम्पर उससे कहने लगता है अच्छा अच्छा अब मुझे समझ में आ गया, मैं थोड़ी बहुत सिचुएशन को समझ सकता हूँ और तुम्हारी सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है तुम्हारी बॉडी को बच्चे आई मीन नेल कि तुमने अपने हाथ को भी चोट पहुंचा दी है जब तुम उस ट्यूब को तोड़ने में लगे हुए थे। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि मैं काफी समय से ब्लड स्मेल करने में लगा हुआ हूँ। और नेल वाकई में काफी ज्यादा क्यूट चेहरा बनाने लगता है और डीमन एम्पर उससे कहने लगता है खैर मैं आखिरकार उन चोटों को, हमारे शरीर पर जो चोट लगी हुई है मेरे कारण, मैं उनको इग्नोर तो नहीं कर सकता, तो अब मुझे हाथ दिखाओ अपना सबसे पहले तो। और तभी वो अपने मैजिक का आई मीन अपने क्राफ्ट का इस्तेमाल कर उसके हाथ को हील कर देता है जो चोट लगी हुई होती है। ये देखने के बाद नेल काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और खुश होते हुए उससे कहने लगता है ये तो वाकई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है, जरा देखो मेरे हाथ में जो चोट थी कुछ समय पहले वो गायब हो चुकी पूरी तरीके से। क्या ये डीमन एम्परर आपका मैजिक था? जब डीमन एम्परर उस बच्चे को इतने ज्यादा खुश होते हुए देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है ये कोई मैजिक वैजिक नहीं है बल्कि मैं एक क्राफ्ट है जिसे मैं क्राफ्ट कहकर बुलाता हूँ, शायद ये लोग उसी चीज को मैजिक कहते हैं। जरा इस बच्चे को देखो तो जरा, जब ये स्माइल करता है तो ये वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और उसके सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है जिसके कारण वो नीचे ही गिर जाता है। और इसे देखकर नेल काफी सरप्राइज हो जाता है और वो उससे कहने लगता है डीमन एम्परर क्या आप ठीक हैं? और डीमन एम्परर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करने लगता है और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस बच्चे की बॉडी को मैंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर है कि जब मैं क्राफ्ट का इस्तेमाल करने में लगा हुआ था यानी कि मैजिक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ था तो ये बॉडी उस मैजिक को बिल्कुल भी नहीं झेल पा रही है। लेकिन मैजिक इस्तेमाल करना तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं सांस ले रहा हूँ। तभी जो नेल होता है वो इसकी ये हालत देखने के बाद डीमन एम्परर से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि आपकी हालत इसलिए ऐसी हो रही है क्योंकि शायद आपको अभी अभी इस बॉडी में रिस्टार्ट किया गया है, वो भी 66 ईयर्स बाद, इसलिए शायद आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे ये मरे हुए हो कम से कम 66 ईयर्स हो चुके हैं? दूसरे बाकी जो प्रीस्ट होते हैं वो उन दोनों को ढूंढने में लगे होते हैं। तभी नेल उसे बताता है और कहने लगता है कि जैसे ही आपके मरने के बाद वो जो वॉर थी वो खत्म हो गई थी और इधर 66 ईयर गुजर चुके हैं आपको मरे हुए। और तभी डीमन एम्परर से कहने लगता है तो इसका मतलब मेरे एम्पायर के बारे में क्या और उन लोगों के बारे में क्या, जो लोगों ने मुझ पर पूरी तरीके से ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था, और वहां पर रहने वाले जो इनोसेंट सिविलियन थे और वहां के जो बच्चे थे सभी लोगों के बारे में क्या? और वो उस मूवमेंट के बारे में याद करता है जब उसके ब्रदर ने उसे कहकर बुलाया था और उससे कहा था मरते समय पर कि आपको आप शांति से सो जाना चाहिए और आपको बस बैठे रहना चाहिए और बाकी सब अपने आप शांत हो जाएगा। और उसके सर में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है जब वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा होता है और जैसे जितना ज्यादा सोचता है तो वो और ज्यादा सोचना नहीं चाहता है और वहीं पर अपने घुटनों के ऊपर बैठकर उससे कहने लगता है कि मुझे और उसके बारे में नहीं सोचना है क्योंकि मेरे ब्रदर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कि मुझे अब इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान ना दूं, नहीं सोचूं। तभी वहां पर सीन शिफ्ट होता है बिल्कुल उस अर्थ के बाहर, मतलब स्पेस में दिखाया जाता है और अर्थ को दिखाया जाता है पूरी तरीके बाहर के तरीके से स्पेस से, जैसे कोई ऊपर से देखने में लगा हुआ होता है और ऊपर से देखने वाला, अब आप समझ जाओ आखिरकार ऊपर से कौन देख सकता है और किसी के कहने की आवाज आ रही होती है और कोई कह रहा होता है यहाँ जरा देखो तो जरा फाइनली इस वर्ल्ड का जो हीरो है वो वापस से रिबॉर्न हो चुका है। और तभी उसके बाद डीमन एम्परर और नेल को वहां से निकलते हुए दिखाया जाता है। तभी डीमन एम्परर नेल से पूछने लगता है तो नेल तुम्हारे कहने का मतलब है जब तुम इस रास्ते से यहाँ से गुजरने में लगे हुए थे तब तुम्हें कैप्चर कर लिया गया था?
तभी नील उससे कहने लगता है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने डीमन एम्परर, शायद यहाँ पर जितने भी डोर्स हैं वो सब यहाँ पर सभी डोर्स को ओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो नेल होता है वो उसे डीमन किंग कहकर बुलाने में लगा हुआ होता है। तभी डीमन एम्परर उससे कहने लगता है कि मेरे को डीमन एम्परर कहकर बुलाओ, ना कि डीमन किंग। खैर वो सब छोड़ो, जिस तुम मुझे दरवाजा दिखाओ, मैं उस दरवाजे को जल्द से जल्द अपने मैजिक का इस्तेमाल कर कर खोलने के बारे में सोचूंगा। खैर मुझे ये बात भी पता है कि मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ और मैं डिजर्व भी करता हूँ मरने के लिए, मैंने काम ही ऐसे किए थे। लेकिन फिर भी मैं भले ही द्वारा से रिसरेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाने दे सकता उन प्रीस्ट को। तभी नेल और वो दोनों के दोनों उस दरवाजे पर पहुंच जाते। तभी नेल उससे कहने लगता है, हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं एग्जिट डोर पर, हम एक बार इस दरवाजे से बाहर निकल जाए तो हम आजाद हो जाएंगे। और तभी डीमन एम्परर अपने हाथ को ऊपर करते हुए मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए और मन में सोचते कहने लगता है, मुझे लगता है कि मैंने शायद इस बॉडी में रिसरेक्ट होने के बाद पहली बार इस मैजिक क्राफ्ट का इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे चक्कर आने में लगे हुए थे और मैं अभी तक इसे अडॉप्ट नहीं कर पाया हूँ इस बॉडी को ढंग से। क्या होगा अगर मैं दोबारा से इसमें क्राफ्ट का इस्तेमाल करूँ तो? और जैसे ही वो मैजिक का इस्तेमाल करता है, ये देखकर नील सरप्राइज होता है और कहने लगता है, आप तो वाकई बहुत ज्यादा औसम हो। लेकिन जैसे ही वो क्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, उसकी बॉडी में फिर से चक्कर आने लगता है, कमजोरी होने लगती है और नील उससे कहने लगता है, डीमन एम्परर क्या आप ठीक हैं? और डीमन एम्परर उससे कहने लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले इस दरवाजे को क्रॉस करना होगा। और मन में सोचते कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मेरे सर का जो दर्द है वो वाकई में बहुत ज्यादा दर्दनाक है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपने क्राफ्ट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन लियोन जो नेल होता है वो इस वक्त काफी ज्यादा डीमन एम्परर की परवाह करने में लगा हुआ है और अचानक से उसे किसी के आने की महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो प्रीस्ट होता है वो वहां पर उसको ढूंढ लेता है और उन दोनों से कहने लगता है, तो तुम दोनों यहाँ पर थे, और गंदी वाली स्माइल देने लगता है। और वो प्रीस्ट उससे कहने लगता है, हे नेल, तुम अचानक से वहां पर गायब हो गए थे, तुमने मुझे वाकई में बहुत चिंता में डाल दिया था। क्या तुम मुझे अभी भी याद करते हो? क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं वही हूँ जो तुम्हें हमेशा खाना देती हूँ तुम्हारी रूम में। चलो तुम मेरे साथ यहाँ से चलो, हम सभी के सभी लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी जो नेल होता है वो डीमन एम्परर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगता है कि यही वे लोग हैं जिन्होंने मुझे बंद करके रखा था। डीमन एम्परर उससे कहने लगता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें इन लोगों ने कैद कर रखा था? और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार इसने ऐसा क्या काम कर दिया इस बच्चे ने कि इसे इस तरीके से कैद कर दिया। और इस वक्त डीमन एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मन में सोचते कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यहाँ के जो लुंड्रा के जो लोग हैं वही इन सबके पीछे है। अगर मैं इनसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करने की कोशिश भी करता हूँ तो मुझे ही लगता है कि ये लोग मेरी बातों को सुनेंगे भी। 66 ईयर्स पहले जो डीमन वॉर होती, पता नहीं आखिरकार इन्होंने कितने सिविलियंस और कितने इनोसेंट लोगों को मारा है, और मेरे वापस 66 ईयर्स बाद वापस आने के बाद भी अभी ये लोग इस तरीके से इन्हें कैद कर रखे हुए हैं, और सिर्फ किसी हीरो को समन करने के लिए। जब ये बात इसके दिमाग में आती है तो कहीं दिमाग सनक जाता है डीमन एम्परर का। तभी जो प्रीस्ट होता है वो उससे कहने लगता है कि मुझे तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा भूखे होगे, तो क्यों ना मैं तुम्हें कुछ खिलाने के लिए ले चलूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अच्छे बच्चे बनकर तुम्हारे कमरे में वापस जाना होगा। और दूसरी तरफ जो डीमन एम्परर होता है वो मन में सोचते कहने लगता है कि नहीं, अब मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं और इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। तभी प्रीस्ट उससे कहने लगता है, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो चलो नेल, और तो और तुम्हारे साथ जो बच्चा खड़ा हुआ है, जो लड़का खड़ा हुआ है, वो भी तुम्हारे साथ आने वाला है क्या? तुम्हें दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों के दोनों काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड रहे होगे। तभी अचानक से नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इस तरीके से डीमन एम्परर उस नेल को उठाता है और डीमन एम्परर अभी भी अपने ख्यालों में कि मुझे इस दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। और जैसे ही वो जो प्रीस्ट होते हैं वो उठाकर जब देखती है, अपनी आंखों से देखती है कि किस तरीके से ये बच्चा उस दूसरे बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है, यानी कि डीमन एम्परर उस नेल को अपने कंधे पर उठाकर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे के बाहर से कूदना पड़ता है। और डीमन एम्परर मन में सोचते कह रहा होता है कि मुझे इस बच्चे को बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो उस ब्रदर के बारे में सोच रहा होता है, अपने पास्ट लाइफ के बारे में, और उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होता है। यहाँ पर उसका जो ब्रदर होता है वो उसे कहने में लगा होता है कि अगर आपने ऐसा किया ब्रदर तो आप अपने आप को खतरे में डाल लोगे। और मन में सोचते हो कहने लगता है डीमन एम्परर, अभी इस वक्त में अचानक से मेरे दिमाग में मेरा यंगर ब्रदर क्यों आ रहा है? भले ही सोचा जाए तो नहीं, अगर सोचा जाए ध्यान से तो ये बच्चा कुछ ज्यादा ही जवान नहीं है, आई मीन ज्यादा ही छोटा नहीं है। और वहां पर कई सारे प्रीस्ट उसके सामने आ जाते हैं, जिसको देखकर डीमन एम्परर कहने लगता है, शिट, आखिरकार इतने ज्यादा प्रीस्ट यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हैं? और सभी के सभी प्रीस्ट उससे कहने लगते हैं, वॉर हीरो। तभी जो डीमन एम्परर होता है वो चिल्लाते उनसे कहने लगता है और कहने लगता है कि भले ही तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं कोई तुम्हारा हीरो नहीं हूँ। लेकिन प्रीस्ट लोग मानते नहीं है और वो कहने लगते हैं, हमें इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है, तुम ही हमारे हीरो हो। लेकिन डीमन एम्परर मन में सोचते कहने लगता है कि मैं डीमन एम्परर हूँ, तुम कमीने लोगो, तुम बच्चे कहीं के, तुम मुझे हीरो कह के बुलाने में लगे हुए हो। और वो उससे पूछने लगता है नेल से, हे बच्चे तुम मुझे बताओ आखिरकार वो दरवाजा कहाँ है? तभी नेल उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से स्ट्रेट जाना है
लेकिन जबकि जिस जहाँ का जो दरवाजा है वो लॉक्ड है, तो हमें विंडो से बाहर निकलना होगा। ये बात जैसे ही उसके दिमाग में खटकती है तो अचानक से जो दिमाग का जो पेन होता है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि मैजिक का इस्तेमाल कर रहा ना इस वक्त। और डीमन एम्पर कहने लगता है कि मुझे फिर से चक्कर आने में लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वो जो बॉडी है वो डिटेक्टिव मैजिक का बिल्कुल भी झेल नहीं पा रही है। लेकिन इस तरीके से यहाँ कर अगर मैं बेहोश होकर गिर गया तो हमें पकड़ा जाऊंगा उनके हाथों में, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, कम से कम इस बच्चे के लिए तो सही। और तभी हमें दिखा जाता है कि वो खिड़की से बाहर कूद जाते हैं, और जब वो कूद कर बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि इस वक्त ये लोग काफी तो ऊंचाई पर है, और वो नीचे कूदने लगता है और वो वहां से काफी ऊंचाई से जमीन पर गिरने लगते हैं, वो भी दोनों के दोनों एक साथ। और गिरते गिरते हंसने लगता है डीमन एम्परर, और वो वाकई में बहुत ज्यादा ऊंचा था रे। और वह लोग नीचे गिरता है और डीमन एम्परर की आंखें खुलती हैं और कहने लगता है कि जरा इस सीन को देखो तो जरा, ये कितना ज्यादा स्प्लेंडेड सीन है। और इस जगह को देखो कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है वो कितनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स है और कितनी ज्यादा इल्यूमिनेट्स हैं, और रात के समय में ये जो सितारे हैं वो चमकने में लगे हुए हैं, वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये वाकई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। दूसरी तरफ जो नेल होता है वो बेहोश पड़ा होता है और डीमन एम्परर कहने लगता है कि ये दुनिया को देखो, ये कितनी ज्यादा शांत भरी है। जैसा कि मेरे यंगर ब्रदर ने मुझसे कहा था कि मेरे लिए बेटर होगा कि अगर मैं मारा जाऊं तो। क्या तुम्हें नहीं लगता? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? और तो और तुम मुझे हीरो बनाने में लगे हुए हो, गॉडेस लुंड्रा। और तभी जो गॉडेस लुंड्रा होती है वो उसकी बात जवाब देती है और उससे कहने लगती है कि गॉडेस लुंड्रा तुमसे कह रही है कि मुझे ही लगता कि ऐसा कुछ बात है डीमन एम्परर। तभी जो डीमन एम्परर का कह उसी कोई उससे बुलाने लगता है और उसकी आंखें खुल जाती और पता चलता है कि ये और कोई नहीं है बल्कि मैं नेल ही होता है, और उससे कहने लगता है क्या तुम होश में आ गए? तभी डीमन एम्परर उठता है और नेल से कहने लगता है कि जरा इस बॉडी को देखो, ये बॉडी वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है। और वो नेल उससे पूछने लगता है क्या ये बॉडी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है? तभी डीमन एम्परर उससे कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और उसके सर में अभी भी काफी ज्यादा पेन है। ये एक बात समझ नहीं आ रही, इतनी ऊंचाई से कूद गए हैं लेकिन ये जिंदा कैसे है? भाई सर्वर ना फूटा। और डीमन एम्परर मन में सोचता कहने लगता है कि मुझे ऐसा फील होने में लगा हुआ था जैसे कि मैं कोई इल्यूजन देखने में लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ये बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। और जब इस तरीके से देखता है नेल तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। डीमन एम्परर अभी भी मन में सोच कह रहा होता है कि मुझे ऐसा फील होने में लगा हुआ था कि मैं वापस से उस इटर्नल रेस्ट में जाना चाहता हूँ वापस से मरने के बाद। और नेल उठता है और उसे कुछ देने लगता है और उससे कहने लगता है डीमन एम्परर आप इसे रीड कीजिए। और जैसे वो डीमन एम्परर जब उस पर्चे को, एक पर्चा होता है वो रीड करने लगता है, तो पता चलता है कि ये जो पर्चा है वो इसके ब्रदर के द्वारा रीड किया गया है, यानी कि इस बॉडी के असली ओनर्स के द्वारा इसके मरने से पहले। और नेल उसे बताने लगता है कि मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा था कि अगर मेरी जो सपनिंग है वो सक्सेसफुल हो जाए तो ये जो लेटर है मैं आपको दे दूं। और इस लेटर में कुछ लिखा हुआ होता है और इस बॉडी के रियल जो ओनर था वो अपने बारे में उसने बताया होता है और उससे कह रहा होता है डियर डीमन एम्परर, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जिस बॉडी का आप अभी इस्तेमाल करने में लगे हुए हो, मैं लुंड्रा एम्पायर के ग्रांड डूक का इलेजिटमेट बेटा हूँ और इस साल में 16 साल का हो चुका हूँ। और तो और मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि मुझे एक सेक्रीफाइस के तौर पर ऑफर कर दिया गया है, और जबकि मेरे बारे में कोई भी चिंता नहीं करता है तो मुझे लुंड्रा के हीरो को समन करने के लिए मेरी बॉडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो एम्पायर है लुंड्रा का, ये वाकई में बहुत ज्यादा ऑफल है। मुझे लुंड्रा एम्पायर इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं और जो लोग हैं ये एक दूसरे इंसानों को सेल करते हैं, बेचते हैं, और वो भी इसलिए ताकि वो किसी हीरो को समन कर सकें। और जो बच्चा आपके सामने होगा, जिस पर्चा जो आपको दे रहा है, इस बच्चे का नाम नेल है, जिसे मेरे ही साथ लॉक किया गया था। और इसने मुझसे कहा था कि ये डीमन एम्परर को समन कर सकता है, और ये डीमन एम्परर को समन करने वाली जो कला है इसने अपनी ग्रैंड मदर से सीखी है। ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर उससे कहने लगता है इस पर्चे में लिखा हुआ था, इस पत्र में या फिर इस लेटर में लिखा हुआ है डीमन ग्रैंड मदर के बारे में तुम्हारी, जो कि तुम्हारा ख्याल रखती है समय समय पर। क्या मैं इस बात को लेकर सही हूँ? तो आखिरकार तुम्हारी इस डीमन ग्रैंड मदर को इस बारे में कैसे पता है? तभी नेल उससे कहने लगता है खैर मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है ब्रदर, मेरे लिए ये काफी है कि मैं सिंसियरली प्रे करूं, और जैसा कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर ने सिखाया है और उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि यहाँ पर एक ऐसा कल्ट है जो कि डीमन एम्परर पर अभी भी विश्वास करता है। तो अगर मैं उनके साथ प्रेयर करता हूँ और ज्वाइन करता हूँ तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि जो डीमन एम्परर है वो जरूर रिसरेक्ट हो जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर कहने लगता है कि आखिरकार इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर ये लोग प्रे करते हैं तो ये मुझे रिसरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी इसमें बिल्कुल भी रिलेबिलिटी नहीं थी, और ये जो सोर्स है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सस्पिशियस है, लेकिन जो वर्ड है वो मेरे लिए काफी है। तभी वो उस पर्चे को उस लेटर को पढ़ने लगता है और उसमें लिखा हुआ होता है डियर डीमन एम्परर, अगर आप मेरी इस बॉडी को एक्सेप्ट कर देते हो, भले ही मुझे आपको दोबारा से रिसरेक्ट करने के लिए अपनी सोल का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, और अगर आप सच में यहाँ पर रिसरेक्ट हो जाओ तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं आपसे ये भीख मांगता हूँ कि यहाँ पर इस रोटन लुंड्रा के पूरे एम्पायर को और इस गॉडेस को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा। डीमन एम्परर प्लीज आप हमारे सेवियर बनिए। ये बात सुनने के बाद वो उस लेटर को क्लोज कर देता है
और वो काफी ज्यादा शौक होता है और सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते कहने लगता है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो बच्चे मुझसे? यहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि डीमन एम्पर पर विश्वास रखते हैं। आखिरकार ये किस तरह की चीज है? और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इस बॉडी का जो ओनर था वो भी डीमन एम्पर पर विश्वास करता है। और इस समय पर लिटरली देखा जाए तो मैं बस एक बच्चा हूँ जो कि बियरली ड्रिंक कर सकता है। और वह लोग मुझसे कहने में लगे हुए हैं कि मैं एक गॉडेस से जाकर निपटूं, किसी गॉड का मर्डर करूं और इस पूरे के पूरे लुंड्रा एम्पायर को तबाह कर दूं, जिसने डीमन एम्पायर को भी रिवील कर दिया था। आई मीन उसके सामने भी काफी ज्यादा टिका रहा। इसको सुनने में ही बहुत ज्यादा रिडिकुलस लगता है मुझे तो। तभी नील उसे बुझाने लगता है और उससे कहने लगता है, डीमन एम्पर क्या आप ठीक हैं? तभी नील काफी ज्यादा चमकती हुई अपनी आंखों से देखते हुए कहने लगता है, डीमन एम्पर मैंने जो डिसाइड कर लिया है, मैं भी आज से और अभी से आपका बिलीवर बन जाऊंगा, और वो भी पक्का वाला, अच्छा वाला बिलीवर। ये बात सुनने के बाद डीमन एम्पर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम लुंड्रा के पीपल नहीं हो? तभी नील उससे कहने लगता है, लेकिन जहां तक मुझे पता है यहाँ पर काफी ज्यादा इतने लोग हैं लुंड्रा के, वो अब आप पर विश्वास करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर डीमन एम्पायर के भी लोग हैं जो कि उन लुंड्रा के प्रीस्ट के साथ मिले हुए हैं। मुझे इस गॉडेस लुंड्रा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिसने आज तक कभी भी एक भी अच्छी चीज नहीं की है। उस गॉडेस पर विश्वास करने से बेटर है कि मैं आप पर विश्वास करूं। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आपने जो मैजिक मुझे अभी भी दिखाया था वो वाकई में बहुत ज्यादा कूल था। और भाई ये कतई उछालने लगता है, इस नेल को देखो तो जरा, कितना क्यूट है भाई। और नेल उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा मैजिक है जो आप मुझे सिखा सकते हो? तभी जो डीमन एम्पर ये बात देखने के बाद हंसने लगता है और स्माइल करने लगता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम अपने इन एक्सप्रेशन को बनाने के बाद इतने ज्यादा क्यूट कैसे लग सकते हो? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जो इतना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा। और उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। तभी नील उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस था, मुझे सिखाओ। तभी डीमन एम्पर उससे कहने लगता है कि अब मुझे अपनी जॉब भी अच्छे से निपटानी चाहिए, जबकि तुमने मुझे यहाँ पर समन कर लिया है। और मन में सोचते कहने लगता है, खैर मैं इस बच्चे की जो इच्छा है उसे तो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इस बच्चे की जो इच्छा है वह चाहता कि मैं इस पूरे की पूरे लुंड्रा एम्पायर को डिस्ट्रैक्ट कर दूं। यार कैसे? चाहे कुछ भी हो जाए, इस बॉडी के जो रियल ओनर है मुझे इसकी बॉडी को वापस करना होगा उसे, और जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर जाना होगा। और जब सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा तो मैं वापस से मर जाऊंगा, जैसा कि मेरे ब्रदर ने मेरी इच्छा की थी मुझसे, क्योंकि सिर्फ तभी ही ये दुनिया पूरी शांति से भर पाएगी। लेकिन जरा इस बच्चे को देखो तो जरा, खैर ये बच्चा वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है। मुझे सबसे पहले इसे किसी सेफ जगह पर लेकर जाना होगा। तभी जो डीमन एम्पर होता है वो नील से पूछ लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक पिक पॉकेट जाने की जेब कतरे हुआ करते थे, क्या तुम्हारा कोई गार्डियन वगैरह है? तभी नील उससे कहने लगता कि नहीं, डीमन ग्रैंडमा को छोड़कर मेरा कोई जानने बचाने वाला नहीं है, जो कि समय समय पर आती रहती हैं। ये बात सुनने के बाद डीमन एम्पर से पूछ लगता है कि अच्छा तुम उस ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रहे हो जिसको बारे में तुम्हारे मदर ने मेंशन किया था? और तभी डीमन एम्पर का गोल सेट हो जाता है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वह इस नेल को उसकी डीमन ग्रैंड मदर के पास छोड़ने के लिए जाएगा सबसे पहले तो। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उस डीमन ग्रैंड मदर से मुझे इस स्पेल के बारे में भी पता लगाना है जो कि इसने परफॉर्म किया था। और आखिरकार जो उन पीस्ट का नेक्रोमेंसी स्पेल है उसने उस स्पेल को काउंटर कैसे किया, वो भी इस बच्चे का इस्तेमाल कर कर। और जब आखिरकार मैं इस बच्चे के असली इस बॉडी के सोल के बारे में पता लगा लूंगा, सिर्फ तभी पॉसिबल है मुझे इस बच्चे को वापस से जिंदा करना। और इतना काम करने के बाद मैं भी मारा जाऊंगा। खैर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाकई में बहुत ज्यादा रिडिकुलस जर्नी की स्टार्टिंग है। इस बॉडी में देखा जाए तो एक हीरो को समन होना चाहिए था, लेकिन गलती से डीमन एम्परर आ चुका है। लेकिन तभी अचानक से किसी की आवाज आती है और कोई उससे कहने में लगा होता है डीमन एम्परर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डीमन एम्परर ये बात सुनने के बाद शॉक हो जाता है और कहने लगता है, कौन है जो मेरे कानों में फूकने में लगा हुआ है अपनी आवाज को? तभी नील पूछने लगता है, क्या हुआ, कोई परेशानी डीमन एम्परर? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी उससे कोई कह रहा होता है कि तुम ही हीरो। ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और डीमन एम्परर सबसे पहले नील से कहने लगता है कि हम लोग जहाँ पर जाएं उससे पहले तुम कुछ खाने की जुगाड़ कर सकते हो। और वो उस नदी के किनारे पर चला जाता है, शायद कुछ मिल जाए। और तभी डीमन एम्परर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या हो? क्या मैं सिर्फ अकेला बंदा हूँ जो कि तुम्हें सुन सकता हूँ? और तभी जो आवाज आने में लगी हुई होती है वह उससे कहने लगी है कि मैं वह हूँ जिससे तुम लोग लुंड्रा कहकर बुलाते हो। और इससे में पता चलता है कि जो भी इस डीमन एम्परर से इस वक्त बात करने में लगा हुआ है वह कोई और नहीं है बल्कि मैं लुंड्रा है, यानी कि वह गॉडेस। ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर भी काफी ज्यादा शॉक होता है और उससे कहने लगता है, तुम कह रही हो कि तुम लुंड्रा हो? तभी जो गॉडेस होती है वो उससे कहती है, लुंड्रा हमेशा लुंड्रा थे। तभी डीमन एम्परर उससे कहने लगता है, अगर तुम वाकई में गॉडेस लुंड्रा हो तो तुम्हें पता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ, और तुम मुझसे बात करने में लगी हुई हो। मैं एक समय पर मैड एम्परर के नाम से भी जाया करता था और मैं ही था जिसने तुम्हारे लोगों को पूरी तरीके से कत्लेआम मचा रखा था, और वह मैं ही था जिसने मेरे ही एम्पायर के बच्चों को मारा है। तभी जो लुंड्रा होती है इसकी ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर से कहने लगती है कि लुंड्रा इस बात पर विश्वास करती है कि जो डीमन एम्परर है वह उन बाकी के लोगों का वॉरियर है,
जैसे कि लुंड्रा के जो लुंड्रा नेशन है, जो लुंड्रा एम्पायर है, उनका हीरो होता है, वैसे ही डीमन एम्पायर है, उनका डीमन एम्परर हीरो है उनकी नजरों से देखा जाए तो। लेकिन गॉडेस अगर को कह रही है वो वाकई में सही है एक तरीके से माना जाए तो। लेकिन इस वक्त एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो गुस्से में कहने लगता है कि ये सब नॉनसेंस है और कुछ भी नहीं। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होने लगता है और कहने लगता है, मन में सोचते हैं कि मुझे इसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए, जो भी है उसे बस मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा और इससे पहले कि न जाने क्या हो जाए। और तभी डीमन एम्परर से कहने लगता है, अच्छा ठीक है, अभी भी जो भी तुमने कहा मैं उस बात पर विश्वास कर लेता हूँ और तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम गॉडेस लुंड्रा हो और मैं डीमन एम्परर यानी कि अब एक वॉरियर हूँ यानी कि हीरो। तो अब मुझे बताओ आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए अब। तभी जो गॉडेस लुंड्रा होती है वो उससे कहने में लगी हुई होती है, ये जो तुम्हारी जो लुंड्रा है वो इस बात को जानने के लिए इच्छुक है कि जो लुंड्रा का वॉरियर है वो एक वॉरियर के तौर पर क्या करने वाला है। तभी डीमन एम्परर उससे कहने लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे इस एम्पायर को मैं बचाऊं? तुम्हारा मतलब मैं डीमन एम्परर डीमन एम्पायर को ही तबाह कर दूं और डिस्ट्रॉय कर दूं? ये बात सुनने के बाद वो एक पर के लिए तो गॉडेस भी मना कर देती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे कहने का मतलब। तभी सीन शिफ्ट होता है नेल पर। यहाँ पर उसके सामने कोई आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है नेल और उससे क्या लगता है कि बचाओ, मेरे नजदीक मत आना, मेरे नजदीक मत आना। और डीमन एम्परर उसकी ये आवाज सुन लेता है और एक अंकल टाइप का बंदा उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, नेल आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो? मैं बस इस बात को लेकर खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। मुझे लगा था कि तुम्हें मारते मारते तुम्हें किसी ने मार दिया होगा और तुम मर चुके होगे, लेकिन सरप्राइजिंगली तुम्हें देखो तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा खड़े हुए हो। लेकिन जरा अपने आप को देखो तो जरा। तभी जो डीमन एम्परर है वो नेल की तरफ देखता है और उस मन में सोचते कहने लगता है उसकी तरफ देखते हुए, क्या ये वही थीफ है, वही चोर है जिसके साथ नेल काम किया करता था मिलकर? तभी जो अंकल टाइप का बंदा होता है वो नेल को पीटने लगता है और अपना हाथ उठाकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि अब जबकि इतने समय बाद हम मिले हैं तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। और डीमन एम्परर ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है, हे अगर तुमने इस बच्चे को हिट किया वो भी मेरे सामने, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई? तभी हमें लुंड्रा यानी कि गॉडेस की तरफ दिखाया जाता है। गॉडेस उससे कहने में लगी हुई होती है, एक वॉरियर की जो जॉब होती है वो सिर्फ किसी को मारना ही नहीं होता या फिर किसी डीमन एम्परर या डीमन किंग को मारना नहीं होता, बल्कि में कंट्री को बचाना होता है। और ये सारी की सारी जो गॉडेस बात होती है वो डीमन एम्परर से कहने में लगी हुई होती है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिस पर कुछ शब्द छुपे हुए होते हैं, पता नहीं क्या क्लियरली लिखा नहीं है तो। और उस पर 18% और 1% इंक्रीज व्हेन फुलफिल्ड, ऐसी कोई कंडीशन होगी, फुलफिल करने पर 1% बढ़ेगी। और गॉडेस उससे कहने लगती है कि इस दुनिया को बचाने के कई और भी तरीके होते हैं और कई और चीज़ों से भी बचाना पड़ता है दुनिया को। और अचानक से उसके दिमाग में उसके वापस से पुरानी मेमोरीज आने में लगी हुई होती हैं और सोचते सोचते वापस से उस एम्परर का सर दुखने लगता है और वो मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे अपने उन पुराने इमोशंस को वापस से फेंकना होगा और अपने आप से दूर करना होगा। मुझे वापस नहीं सोचना है उन मोमेंट्स के बारे में। और उस बारे में सोचो जब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, किसी को नहीं बचाओगे तो। और वो वापस से उसकी आंखें बिल्कुल से क्लियर हो जाती हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो थीफ होता है, जो अंकल टाइप का बंदा होता है, वो नील को मारने वाला होता है, लेकिन नेल होता है वो वहां से भाग जाता है। और वो बंदा देखकर काफी तो शौक होता है कि जो किस तरीके से जो डीमन एम्परर से घूरने में लगा है। और वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो? और वो सोचने लगता है और उससे कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आ चुका है कि आखिरकार जो नेल है वो तुम्हारा एक नया स्लेव है। तुम्हें देखकर वाकई में मुझे लगता है कि तुम एक नोबल मैन हो और तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम हो। यही तुम्हारी इस हैंडसमनेस को देखकर ही मैंने पता लगा लिया था। शायद तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा जो स्लेव है, तुम्हारा जो गुलाम है, वो तुमसे बचकर भाग गया था घर से। खैर ऐसा नहीं किया जा सकता, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने इतने ज्यादा गुलामों में से तो इस बंदे को अपने गुलाम के तौर पर चुना। तभी अचानक इसकी नजर किसी चीज पर जाती है और वो उसकी आंखें देखकर सरप्राइज हो जाता है और क्या लगता है, शिट तुम्हारी तो आंखें काली हैं, तुम तो बस एक तुच्छ से इंसान हो, एक मिक्स हो, यानी कि हाइब्रिड कह सकते हो। लुंड्रा के और डीमन एम्पायर के बीच में जो बच्चा पैदा हुआ ना, उसे मिक्स कह सकते हो। और वो जो अंकल टाइप का बंदा होता है, ये जैसे उसको ये बात पता चलती है वो डर के मारे पीछे हो जाता है और कहने लगता है उस नेल से, नेल तुम और ये डीमन बच्चा डीमन गुलाम एक साथ वहां पर भागने में लगे हुए हो क्या? आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है? तभी डीमन एम्परर मन में सोचते क्या लगता है आखिरकार इसके कहने का मतलब क्या है, डीमन स्लेव। खैर जो भी हो, इम्प्रेसिव है ये तो। ऐसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जो एम्पायर है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है और इस वक्त नील काफी ज्यादा डर चुका है। तभी जो अंकल टाइप का बंदा होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जरा इस बच्चे को देखो, जो बिल्कुल भी एक ढंग का काम नहीं कर सकता था, जिसके अगर मैं एक काम भी नहीं तो, और इसलिए मैंने इसे एक स्लेव के तौर पर बेच दिया था ताकि मैं इस बंदे से अपना पीछे छुड़ा सकूं। और जरा अब इसे देखो, ये वापस से मुझे परेशान करने के लिए आ चुका है मेरी आंखों के सामने। तभी वो नील से पूछने लगता है, डीमन एम्परर क्या ये बात सच है कि इसी बंदे ने तुम्हें स्लेव के तौर पर बेच दिया था प्रीस्ट को?
तभी नील उससे कहने लगता है कि ये बात सच है, इसी बंदे ने मुझे उस बीस्ट को बेच दिया था स्लेव के तौर पर, लेकिन मैं वापस से उधर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। और नील वहां पर रोने लगता है और जब डीमन एम्परर देखता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि नील इस वक्त रोने में लगा और रोते हुए वो डीमन एम्परर से कहने लगता है, डीमन एम्परर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे ब्रदर की इच्छा को पूरा कर दें, और सिर्फ इसे इच्छा को पूरा करने के लिए मैं अपनी सोल भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन एस्ट्रोकियस लुंड्रा के जो एम्पायर है पूरे के पूरे उसे तबाह कर दो। ऐसी रिक्वेस्ट सुनने के बाद डीमन एम्परर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इस वक्त यह काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि अपने आप को शांत रखो, मुझे अपने असली गोल पर फोकस करना चाहिए इस वक्त, और मेरा असली गोल है कि इस बच्चे को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाऊं। और वो अंकल टाइप का बंदा अभी भी घुर्राने में लगा होता है किसी कुत्ते की तरह और घुर्राते हुए भौंकते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार तुम आपस में क्या बातें करने में लगे हुए हो। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे होते हैं कि यहाँ पर बेकार सी जनरेशन आ चुकी है, क्या तुम उन्हीं लोगों में से हो? तुम जैसे लोगों से तो पीछे पहले ही छुड़ा लेना चाहिए था, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, तुम जल्दी यहाँ से मर जाओगे। तभी नील उससे पूछने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या डीमन एम्परर मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे कारण आपको यहाँ पर इतनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मन में सोचते कहने लगता है कि जो डीमन एम्परर है ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में होगा, लेकिन यहाँ पर उल्टे डीमन एम्पर काफी ज्यादा प्यार से स्माइल मारता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी बेवकूफी जैसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है, और कहता है क्या ये तुम्हारा होमलैंड नहीं है और तुम्हारी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, तो तुम्हें माफी मांगने की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्या ये तुम बात समझ गए तुम? और वो नील से पूछता है कि हे बच्चे, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम जाना चाहते हो अभी? तभी उसके दिमाग में एक जगह का नाम आता है और जो नील होता है वो उससे कहने लगता है कि मैं एक ऑर्फनेज को जानता हूँ और मैं हमेशा से वहां पर जाना चाहता था स्टार्टिंग से ही, क्या तुम मुझे वहां पर ले जाओगे? तभी जो डीमन एम्परर है वो उससे कहने लगता है हाँ मैं बिल्कुल तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा, आखिरकार एक बड़े का ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाऊं। हमें इस जगह को छोड़कर जल्दी जल्दी जाना होगा जिससे पहले कि ये कमीने बास्टर्ड हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाए। और जब नील उसकी इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से जब उसके साथ व्यवहार कोई कर रहा होता है तो काफी ज्यादा इमोशनल महसूस करता है और वो डीमन एम्परर का हाथ पकड़कर उसे ही के साथ जाने लगता है। और तभी अचानक से एक मैसेज आ जाता है कि तुमने जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसलिए कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं दिखाए जा रहे हैं और अभी भी आपकी प्रोग्रेस रेट 18% है। तभी जो डीमन एम्परर होता है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर ध्यान से अगर मैं सोचा जाए तो काफी समय हो चुका है और मैं काफी समय से मेरी आंखों के सामने कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देने में लगी हुई है, और तो और जो आवाजें हैं वो अब मुझे सुनाई नहीं दे रही है उस गॉडेस की। और अब मैं इस बात को लेकर श्योर हो चुका हूँ कि जो हेल्यूसिनेशन मुझे होने में लगे हुए थे वो मेरे ज्यादा सर दुखने के कारण ही होने में लगे होते हैं। लेकिन अचानक से जब ये सोचता है कि ये सब बकवास थी और कुछ नहीं, तभी लुंड्रा आती है और उसके कान में फूंक देती है चुपके से कि ये लुंड्रा है वो हमेशा यहाँ पर है। और जब उसके कान में कोई फूंकता है तो डीमन एम्परर को कहीं करंट लग जाते हैं। अब कोई अचानक से आपके कान में फूंक दे तो डर तो लग गई, और जैसे ही वो डर जाता है तो नील भी पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ डीमन एम्परर। और तभी वो उस ऑर्फनेज पे पहुंच जाते हैं और वो कहने लगता है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं डीमन एम्परर, और मैं इस ऑर्फनेज में काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ। और तभी जो डीमन एम्परर होता है वो नील से पूछने लगता है और कहने लगता है क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम यहाँ पर ठीक रहोगे? तभी नील उससे कहने लगता है कि मैंने हमेशा इस जगह को अपनी नजरों में रखा है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक और रिक्वेस्ट है, मेरी जो अपीयरेंस है वो ऑलरेडी स्लेव डॉक्यूमेंट से उसमें रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो क्या आप अपने मैजिक का इस्तेमाल कर मेरी इस अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो? ये बात सुनने के बाद जो डीमन एम्परर होता है वो मन में सोचते कहने लगता है कि अगर ध्यान से इस सिचुएशन को देखा जाए, इसकी जो स्लेव की जो इमेज है वो ऑलरेडी सेटल हो चुकी है डॉक्यूमेंट्स में, और इसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है अगर इसी तरीके से इसकी लाइफ चलती रही तो, और इसे वापस से स्लेव के तौर पर कैद कर लिया जाएगा। और तभी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए लगता है और मन में सोचते कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा दुखने वाला है इसको अगर मैं किसी भी मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फिर भी उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे पास आओ, और अपना मैजिक इस्तेमाल करता है। और तभी अचानक से नील का पूरा पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी पूरा का पूरा लुक्स बदल जाते हैं और कहने लगता है नील कि अब जरा मुझे देखो तो जरा, अब मैं पूरी तरह से डिफरेंट दिखता हूँ। अब सिर्फ मेरी आंखों का जो कलर है, अगर मेरी आंखों का कलर और बदल जाता तो मुझे कोई भी नहीं पहचान सकता, अगर मेरी आंखों का कलर भी तुम्हारे जैसा हो जाता तो मुझे सब लोग तुम्हारा ब्लड रिलेटिव ही समझते। तभी डीमन एम्परर उससे कहने लगता है जरा अपने आप को देखो, तुम बिल्कुल मेरे ही जैसे दिखते हो, बिल्कुल मेरी ही अपीयरेंस तुम्हें मिली है। और तभी नील मन उससे कहने लगता है कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये इतना ज्यादा आसान होगा। और नील उससे पूछने लगता है कि अब मुझे अपना नाम भी बदल लेना चाहिए, जबकि नील एक ऐसे बंदे का नाम है जिसे स्लेव बाजार में बेच दिया गया है और डॉक्यूमेंट में रजिस्टर हो चुका है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर कहने लगता है कि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से एक नया नाम दूं? और तभी डीमन एम्परर उससे कहने लगता है मुझे कुछ भी ऐसा डिसाइड करने के लिए मत दो जिसके बाद में मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, ऐसी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स पर ही छोड़ देनी चाहिए। तभी नील उससे कहने लगता है लेकिन आखिरकार तुम ही तो थे जिसने मेरी जान बचाई और मुझे एक नई जिंदगी दी है, मेरे लिए तुम मेरे पेरेंट्स से भी बढ़कर हो।
ये बात सुनने के बाद डीमन एम्पर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा नाम लिली रखता हूँ, क्योंकि जरा अपने आप को देखो, तुम्हें देखकर तुम ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा प्योर हो और इतने ज्यादा प्योर हो कि तुम ब्लाइंडली किसी डीमन एम्पर को फॉलो कर लोगे। ये बात सुनने के बाद वो एकदम से नेल भड़कने लगता है और वो उससे कहने लगता है मुझे ये नाम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी लड़की का नाम है और तभी डीमन एम्पर उससे कहने लगता है और उसे बताने लगता है लेकिन तुम असलियत में एक लड़की हो, सही कहा ना मैंने। और ये बात हमारे लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि भाई जो नेल है वो वाकई में एक लड़की निकली गाइस, समझ रहे गाइस, एक लड़की निकली। तो इस इतने समय से हम इसे लड़का समझते हुए आ रहे होते हैं। खैर वो सब छोड़ो, तभी जो लिली होती है, तो अब इसे हमें प्रोनाउंस करेंगे, लड़की की तरह बताएंगे अब। तभी जो लिली होती है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है जो नील होती है और कहने लगती है कि भले ही मैं एक लड़की हूँ, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता डीमन एम्पर। तभी जो डीमन एम्पर होता है वो उससे कहने लगता है कि अगर लुंड्रा में ये नेम काफी ज्यादा फ्लैशी हो जाएगा तो कैसा लगेगा कि अगर तुम्हारा नाम नारी रख दिया जाए तो। ये बात सुनने के बाद जब ये बात सुनती है नेल तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, नारी काफी ज्यादा अच्छा नाम लगा उसे और कहती है ये काफी ज्यादा अच्छा नाम, मुझे पसंद आया और जबकि ये नाम आपके द्वारा मुझे दिया गया है डीमन एम्पर, और तो और मैंने ये नाम पहले कभी भी नहीं सुना, तो मुझे ये नाम काफी ज्यादा पसंद आया। और डीमन एम्पर उसको देख तो कहने लगता है कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा सेम चीज हो जाएगी और कहने लगता है कि अब हमें डोर पर जाना चाहिए, अब समय आ चुका है कि हम अलग अलग हो जाएं। और वो उस दरवाजे को नॉक नॉक कर देती है और डीमन एम्पर वहां से जा रहा होता है। तभी जो नेल होती है, जो नारी, अब इसका नया नाम नारी है तो हम इसे नारी गाएंगे, और नारी उसे बुलाती है पीछे से और चिल्लाती उससे पूछने लगती है डीमन एम्पर से क्या हम लोग फ्यूचर में फिर कभी मिलेंगे। और डीमन एम्पर उसकी तरफ देखता है और उससे कहने लगता है अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताया तो शायद मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा समय समय पर। लेकिन मन में सोचते कहने लगता है मुझे ही लगता है कि मैं ये कभी पॉसिबल होगा, मुझे तुमसे झूठ बोलते हुए काफी ज्यादा सॉरी महसूस होने में लगा हुआ है, लेकिन सबसे पहले शांति से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और तभी वापस से उसके दिमाग में उसके ब्रदर की बकवास आने लगती है, यहाँ पर मरते हुए उसके ब्रदर ने कहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मरने के लिए। और यहाँ पर अब शुरुआत होती है हमारे डीमन एम्पर की मरने की जर्नी। और तभी वह अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है और कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि अब मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी जो लुंड्रा गॉडेस होती है उसके पास आती क्या है, वो तो हर वक्त ही उसके पास होती है, उससे कहने लगती है और उससे पूछने लगती है लुंड्रा तुमसे पूछ रही है कि आखिरकार तुम कहाँ जाना चाहते हो। तभी डीमन एम्पर उससे कहने लगता है मुझे भी इस बात को लेकर मैं भी श्योर नहीं हूँ, शायद मुझे कहीं ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर वो ग्रांडमा, जो इविल ग्रांडमा है, डीमन ग्रांडमा, उसको ढूंढते हुए मैं उस इविल ग्रांडमा यानी कि डीमन ग्रांडमा को ढूंढने जा रहा हूँ और उससे पूछने वाला हूँ कि आखिरकार ये समन स्पेल के बारे में उसे कैसे पता और मुझे इसने यहाँ पर समन कैसे किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर केस करूँ तो ये टेलीप्रेजेंस स्पेल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर परेशानी ये है कि ये जो स्पेल है वो मेरे द्वारा बनाया गया था और मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मैंने इस स्पेल को पूरी तरीके से बैन कर दिया था बाद में। तो मैं इस बात को लेकर सरप्राइज हूँ इस बात को लेकर कि इस ग्रांडमा को इसके बारे में कैसे पता, क्योंकि ये जो स्पेल है वो नेक्रोमेंसी से पूरी तरीके से डिफरेंटेड है, जो कि प्रीस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और जबकि मुझे ये बात पता लगाना है कि आखिरकार ये किस तरीके की स्पेल है और ये क्या है, क्या चीज़ चल रहा है, तो मुझे इस ग्रांडमा को ढूंढना होगा ताकि जो जिस बॉडी का मैं अभी इस्तेमाल करने में लगा हुआ हूँ उसकी सोल कहाँ है उस बारे में पता लगाने के लिए। और जब लुंड्रा उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही होती है तो डीमन एम्पर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे इस रिएक्शन का क्या मतलब हुआ। मैं अपना प्लान तुम्हें बताने में लगा हुआ हूँ कि जैसे ही मैं इस बॉडी के ओनर की असली सोल को पता लगा लूंगा कि वो कहाँ पर है तो मैं ये बॉडी उसे वापस कर दूंगा और मैं वापस मर जाऊंगा। तभी लुंड्रा उसे बताती है, जो गॉडेस होती है वो उसे बताती है कि लेकिन तुम ऑलरेडी मर चुके हो। तभी डीमन एम्पर उससे कहने लगता है कि बिल्कुल सही कहा, वो भी अपने ब्रदर के हाथों से। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे वापस से बिल्कुल जैसे मैं पहले मरा था वैसे ही मरना चाहिए, या फिर तुम ऐसा कुछ चाहती हो। और तभी वो अपने आप को एक अजीब जगह पर पाता है, एक गली में पाता है और कहने लगता है अगर ध्यान से सोचा जाए तो नेल ने मुझसे कहा था कि वह अपने लिए खाना इन स्लम से ही पाता है, और अगर मैं इन स्लम्स में रहता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा कि मैं उस इविल यानी कि उस डीमन ग्रांडमा का पता लगा लूं। लेकिन सबसे पहले तो मुझे आसपास घूमना चाहिए। तभी जो लुंड्रा गॉडेस होती है वो उससे पूछने लगती है क्या मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तुम मरना क्या चाहते हो वापस से। और मैंने अपनी पूरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम किए हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गंदे काम किए, ईविल काम किए हैं, और जितने मैंने काम किए हैं तो मेरे लिए इतना ही रीज़न काफ़ी है कि मैं दोबारा से मर जाऊं। तभी गॉडेस उससे कहने लगते हैं कि डीमन एम्पर के जो सिंस हैं वह तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद डीमन एम्पर भड़क पड़ता है और वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे करने का मतलब क्या है, तुम चाहती क्या हो मुझसे, और तुम कुछ समय से इस तरीके से बात क्यों करने में लगी हो मुझसे, तुम्हें पता भी है ना कि मैं एक डीमन एम्परर हूँ। तभी गॉडेस उससे कहने लगती नहीं तुम एक हीरो हो। तभी अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और ये जिसके सुनने के बाद उसका ध्यान भटक जाता है और वो डीमन एम्पर का भी सरप्राइज होता है और पीछे मुड़कर देखता है और कोई जो चिल्लाने की आवाज आ रही होती है वो डीमन एम्पर के ही लिए आ रही होती है, क्योंकि इस वक्त डीमन एम्पर उस गॉडेस से इस बातें करते करते अपने चलते चलते सीढ़ियों पर पहुंच चुका है। सीढ़ियों को उसका पैर वापस से गिरने वाला होता है
और वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पा रहा होता है और मन में सोचते क्या लगता है मैं कब पहुंच गया इन सीढ़ियों पे। लेकिन यहाँ पर अभी भी कौन चिल्लाया था, और तभी हमें सामने एक क्यूट सी लड़की को दिखाया जाता है और डीमन एम्पर उसको देखते क्या लगता है क्या यही है वो बच्ची जिसने अभी भी चिल्लाया था कि मुझे सावधान रहना चाहिए। लेकिन किस चीज से सावधान रहने के लिए कहने में लगी हुई है, और उसका पैर उन सीढ़ियों से फिसल जाता है और डीमन एम्पर उन सीढ़ियों से गिर जाता है और मन में सोचते कह रहा होता है कि आखिरकार मैं गिर क्यों रहा हूँ। और जो डीमन एम्पर होता है वो उसी लड़की की तरफ गिर रहा होता है और वो लड़की देखकर काफी तो शौक और सरप्राइज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उसके दिमाग में किसी की आवाज आने लगती है योर मैजेस्टी कहते हुए, और जब जो उस लड़की को देखता है तो उसके जो पुराने जन्म में यानी कि जब वो डीमन एम्पर हुआ करता था वो उस लड़की किसी लड़की के बारे में सोचने लगता है अपने पुराने जन्म में, बिल्कुल इसी लड़की की तरह दिखाई देती थी। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मैं उसकी डिसिपल यानी कि स्टूडेंट हुआ करती थी जिसके बारे में याद कर रहा होता है। उसके स्टूडेंट्स के एक समय पर उसके पास आती है और उससे कहने लगती है योर मैजेस्टी जरा देखिए मैंने किस तरीके से इस फायर मैजिक का इस्तेमाल कर एक फ्लावर बनाया है। और इसको देखकर वो डीमन एम्पर खुश भी था और वो मूवमेंट काफी ज्यादा खुश थे, आप काफी ज्यादा अच्छे थे और फैब पल इसके दिमाग में आने में लगे हुए होते हैं जब इस लड़की को देखता है करंट सिचुएशन में, आई मीन प्रेजेंट सिचुएशन में। अब वो लड़की होती है वो डीमन एम्पर को जगाती है और उससे कहने लगती है तुम वापस से होश में आ जाओ, और चिल्लाते हुए डीमन एम्पर से कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, कौन नीचे देखकर नहीं चलता है। और डीमन एम्पर मन में सोचता कहने लगता है कि सामने जो मेरी लड़की है इस वक्त जो मेरे पर चिल्लाने में लगी हुई होती है वो बिल्कुल उस बच्ची जैसी दिख रही है जो कि मेरे डिसिपल हुआ करती थी एक समय पर। तभी वो उससे कहने लगते कि तुम पहले तो उठ जाओ, तुम्हें देखकर जिस तरीके से तुम डिस्ट्रैक्टेड थे और उन सीढ़ियों से जाकर गिर गए और उन सीढ़ियों को नहीं देख पाए और गिरने के बाद तुम बेहोश भी हो गए। ऐसे में तुम जैसे बच्चों को देखती हूँ तो मैं तुरंत समझ जाती हूँ, तुम्हें देखकर मैं पक्का कह सकती हूँ कि तुम इस वक्त काफी ज्यादा भूखे हो, सही कहा ना मैंने। और जैसे ही बात होती है वो सीधे जाके करेक्ट लगती है और वो डीमन एम्पर होता है मन में सोचते कहने में लगा होता है आखिरकार इसको इस बारे में कैसे पता चल गया। और खैर देखा जाए तो ये लड़की बिल्कुल गलत भी नहीं है, सही कह रही है। तभी वो लड़की कहती है तुम जैसे डीमन को इन जैसे निगलेक्टेड कॉर्नर्स में क्यों भटक रहे हो, तुम जैसे डीमन अगर तुम भूखे नहीं हो तो इधर उधर नहीं भटकोगे, और ये एक स्लम एरिया है। मैंने सही कहा ना, स्लम एरिया में सिर्फ भूखे ही लोग भटकते हैं या फिर डीमंस भटकते हैं। ये बात सुनने के बाद डीमन एम्पर सरप्राइज होता है और वो उस लड़की से पूछने में लगा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तो लुंड्रा है उसमें डीमंस हैं। भाई वो लड़की उससे कहने लगती है कि यहाँ पर ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि यहाँ पर डीमंस भी हैं और हाफ डीमंस भी हैं, क्या तुम मेरे बालों का कलर और मेरी आंखों का कलर नहीं देख सकते। और जब वो इस बात को नोटिस करती है और उससे कहने लगती है जरा देखो चुतरा तुम भी तो एक हाफ डीमन हो, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी आंखें बिल्कुल ब्लैक हैं। और तभी वो एक पीएल मतलब कुछ निकालती है गोला टाइप का जो कि टॉर्च की तरह चमक रहा होता है और उसकी आंखों पर रखती है और उससे कहने लगती है हाँ मैं इस बात को लेकर श्योर थी, तुम्हारी आंखें सच में ब्लैक हैं। जो डीमन एम्पर होता है मन में सोचते कहने लगता है इसके कहने का मतलब क्या हाफ डीमन का। और खैर ये भी देखा जाए तो जो उस समय पर जो गैंगस्टर था उसने मुझसे हाफ डीमन ही कहा था। और हमें बताया जाता है कि जो दोनों के दोनों जो एम्पायर थे वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। तो आखिरकार कब से इन दोनों के बीच के एम्पायर में इतने ज्यादा अच्छी तरीके से रिलेशनशिप बन चुके हैं, वो भी इतने अच्छे कि अब एक मिक्स्ड रेस भी यहाँ पर आ चुकी है। और मन में सोचते कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था और जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था कि अगर मैं मारा जाता हूँ तो इन दोनों के बीच में जो शांति बनी हुई है वो बनी रहेगी, मेरे लिए यही फायदेमंद है और इन सब के लिए भी। तभी वो लड़की अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और उससे कहने लगती है मुझे माफ कर देना कि मैं इतनी ज्यादा बुरी तरीके से तुमसे बातें करने में लगी हुई थी। और वो उससे कहने लगती है कि जो लोग डीमन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं और वो डीमन से नफरत करते हैं वो लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए। और तो और जरा तुम्हें देखो तुम्हारे जो बालों का कलर है वो भी ब्लॉन्ड हेयर है, तो मुझे लगा देखने में कि तुम लुंड्रा के लोग हो। तभी वो कुछ कहने की कोशिश करता है डीमन एम्परर, लेकिन उसका जो पेट है वो धोखा दे देता है और वो जोर जोर से आवाज करने लगता है गुडर गुडर करके। और जैसी लड़की को पता चलता है वो सरप्राइज होती है और उससे क्या लगती है वाह तुम तो वाकई में बहुत दबू के हो। और तभी एक ब्रेड उसे खाने के लिए देती है और जैसे वो उस ब्रेड को देखता है डीमन एम्परर तो काफी ज्यादा उसके मुंह में पानी आने लगता है जैसे कि न जाने क्या मिल गया हो खाने के लिए। और वो लड़की उसे ब्रेड देती है, उससे कहने लगती है कि मुझे पता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इतना काफी होगा तुम्हारे लिए। लेकिन जैसे ही वो उस ब्रेड को खाता है तो उसके मुंह से उल्टी आने लगती हैं और वो उसे बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाता। और वो लड़की उसको ये देखकर कहने लगती है कि आखिरकार तुम कितने समय से भूखे रहे हो, तुम जैसे बंदे को देखे हुए मुझे काफी सा समय गुजर चुका है जो कि इस ब्रेड को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तभी डीमन एम्परर कहने लगता है मैं भी इस बात को जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये जो असली ओनर था इस बॉडी का वो कितना भूखा था और कब से भूखा था। और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मेरे पास अभी भी काम करने के लिए अभी भी बचा हुआ है और मेरा जो मकसद है वो भी मुझे पूरा करना है। शिट, लेकिन अगर ये बॉडी जो इतनी वीक है इस बॉडी का इस्तेमाल कर मैं अपने गोल को कैसे कंप्लीट करूंगा और मैं इस तरीके से सरवाइव भी नहीं कर पाऊंगा, तो आखिरकार मैं फ्यूचर में किस तरीके से जिंदा रहूंगा। और जो लड़की होती है वो इस डीमन एम्परर को घूरे जा रही होती है और सोच रही होती है कुछ, और डीमन एम्परर उसकी तरफ देखता है तो जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है और डीमन एम्परर से पूछती है हे कैसा लगेगा कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो। ये देखकर जो डीमन एम्परर होता है वो काफी तो सरप्राइज हो जाता है जब वो किसी लड़की को इस तरीके से अप्रोच करते हुए देखता है। तो
तभी नेक्स्ट सीन में हमें छोटे छोटे बच्चों को दिखा जाता है जो कि किसी घूरने में लगे हुए होते हैं। तभी जो बच्चे होते हैं वो आपस में बात करते हैं, कह रहे होते हैं कि जरा इस बालों को देखो, इस बच्चे के इस लड़के के बालों को देखो, इसके बालों का जो कलर है वो येलो है, येलो। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ब्लॉन्ड हेयर वाले जो लोग होते हैं वो तो लुंड्रा के लोगों की आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी लुंड्रा का बच्चा है, मतलब लुंड्रा की नेशन की, लुंड्रा जो कंट्री है उसी का बच्चा है। तभी अचानक से किसी की जो मुक्का होता है उस बच्चे के सर पर गिरता है, और वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसने हमारे डीमन एम्पर को बचाया होता है। और वो उस छोटे से बच्चे से कह रही होती है कि जरा उसकी आंखों को तो देखो, ये एक मिक्स रेस वाला बंदा है। और तो और तुम्हारी बड़ी सिस्टर ने तुमसे बिल्कुल भी नहीं कहा था कि तुम किसी की लुक्स को देखकर किसी को जज नहीं करोगे। आखिरकार तुम ये सब कहाँ से सीखने में लगी हुई हो? अब तुम जल्द से जाओ और उससे माफी मांगो फटाफट से। तभी जो छोटा बच्चा होता है वो डीमन एम्पर के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, अब मैं केयरलेसली कभी भी तुमसे इस तरीके से बात नहीं करने वाला। और डीमन एम्पर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये बच्चे कर क्या रहे हैं और क्या कह रहे हैं। और इस वक्त वो काफी देर शर्माने में लगा हुआ होता है और उससे कहने में लगा होता है वो बच्चा, और अपने बारे में बताता है कि हमें ज्यादातर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि हमारे बालों का जो कलर है और मेरी हमारी आंखों का जो कलर है वो ब्लैक है। तो इससे पहले कि मैं कुछ रियलाइज कर पाता मैंने भी ऐसा ही कर दिया आपके साथ, मुझे माफ कर दीजिएगा इस बात के लिए। और तभी वो अपनी जेब से एक कैंडी निकालता है और उससे क्या लगता है कि मुझे पता है कि मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता इस बात पे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज देना चाहता हूँ, आप इसको अकेले खा सकते हो। तभी डीमन एम्पर उस कैंडी को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और स्माइल करते हुए उससे क्या लगता है जरा इस बच्चे को देखो तो जरा, और उसकी इच्छा का सम्मान रखते हुए उस कैंडी को उठाकर खाते हुए उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे द्वारा दी गई इस कैंडी को खा लेता हूँ, और जो लाइकली जो काइंडनेस तुम मुझ पर दिखा रहे हो उसके बदले में मैं तुम्हें एक पॉइंट देता हूँ, मतलब तुम्हें थोड़ा अच्छा ज्यादा पसंद करूंगा, और जो तुमने मुझसे कहा मैं उसे भूल गया, जाओ ऐश करो। ये बात सुनने के बाद वो दूसरा बच्चा भी कभी तो खुश हो जाता है और वो आपस में चारों तरफ देखे लगता है। अपना निपटा खाना वाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ताकत आ जाती है और चारों तरफ देखते हुए कहने लगता है कि इस जगह का जो अंदर का एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया वॉल से बना हुआ है, लेकिन जैसे ही तुम इस वॉल को क्रॉस कर देते हो बाहर का जो एरिया है, और मैं अपने कदम जैसे ही बाहर रखता हूँ एंट्रेंस पर, जिसे एक किसी टेंट कवर से बचा कर रखा गया है। यहाँ पर ऐसे कई सारे टेंट्स बने हुए हैं और पूरी की पूरी जगह खुली है। और वो पीछे मुड़कर देखता है तो कहने लगता है कि जरा इस जगह को देखो तो ये क्विट अनयूजुअल है ये तो, और काफी ज्यादा यूनिक है अगर देखा जाए तो। एक तरीके से इसे ब्लॉक किया गया है टेंट वाले कपड़े से और एक तरीके से इसे खुला रखा गया है, और इसी कारण से यहाँ के जो बच्चे हैं वो सरवाइव कर पा रहे हैं। तभी जो लड़की होती है वो आती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है बच्चों तुम्हारे सोने का समय आ चुका है। तभी वहां पर जो कुछ बच्चे होते हैं वो डीमन एम्पर के पास जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो और सो जाओ। तभी वहां पर जो बच्चा होता है वो एम्पर के पास आकर उससे कहने लगता है हे ब्रदर, क्या आपको ये बात पता है कि आप काफी ज्यादा हैंडसम है? ये बात सुनने के बाद डीमन एम्पर हंसने लगता है। तभी जो बच्चा होता है वो वहां से जाते हुए उससे कहने लगता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम अपनी इस हैंडसमनेस के इस चेहरे का इस्तेमाल करोगे तो तुम काफी ज्यादा पैसे बना पाओगे भीख मांगते हुए, भले ही तुम भीख ना मांगो। तो इसके कहने का मतलब क्या है, मतलब कहना क्या चाहता है कि अपने फेस का इस्तेमाल करे पैसे कमाने के लिए। और भाई डीमन एम्पर को तो देखो वो अपने फेस को टच करते हो कि महसूस करता है और अपने आप को प्राउड करता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। और कहने लगता है खैर जब मैंने इस फेस को टच किया था मुझे भी ऐसा ही लगा था, और कहने लगता है कि ये जो बॉडी है वो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और दूसरी तरफ कभी तो उदास होते हुए कहने लगता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा पिटी वाली बात है कि इतनी ज्यादा हैंडसम बॉडी मेरे हवाले कर दी गई। तभी अचानक से जो लड़की होती है वो उस डीमन एम्पर के पीछे आ जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम क्या करने में लगे हुए हो, हमें अभी भी उन जो बर्तन थे उन्हें धोना है। तभी नेक्स्ट सीन में उन बर्तनों को धो दिया जाता है डीमन एम्पर के द्वारा और उस लड़की के द्वारा। और जो लड़की होती है वो डीमन एम्पर से पूछ रही होती है तो मैं इस बारे में क्या सोचते हो। तभी डीमन एम्पर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं किस बारे में क्या सोचता हूँ, तुम इस जगह के बारे में पूछ रहे हो क्या? तभी जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है कि तुमने जरूर ही इस जगह को नोटिस कर रखा होगा, ये जो पूरी की पूरी जो जगह है वो डीमंस और हाफ डीमंस से भरी हुई है। बात करें डीमंस की तो डीमंस के लिए ये काफी ज्यादा हार्ड जगह है क्योंकि भले ही उनके पास पैसा है लेकिन फिर भी वे लोग यहाँ पर कुछ भी सामान नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने जो बच्चे हैं उन्होंने आपस में जुड़कर इस जगह को बनाया है। तभी डीमन एम्पर ये बात सुनने के बाद मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे गलतफहमी हुई है कि ये दो एम्पायर से दोनों के दोनों वो एक दूसरे के खिलाफ है अभी भी और शांति से नहीं रहते हैं। तभी जो लड़की होती है वो डीमन एम्पर से पूछने लगती है क्या ये सब छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ कि आखिरकार तुम कहाँ से आए हो। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता और मन में सोचते कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आखिरकार मैं इसे बताने जा रहा हूँ कि मैं एक डीमन एम्पर हूँ जो कि 66 ईयर्स पहले मारा जा चुका था और मुझे वापस से रिसरेक्ट किया जा चुका है। तो मुझे चाहे कुछ भी हो जाए सोचना होगा एक नई स्टोरी के बारे में। और वो उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है जब नारी ने उससे कहा था, एक समय की बात है जब डीमन एम्पर ने नारी से पूछा था कि यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो काफी ज्यादा कैजुअल है क्या। नारी ने उससे कहा था कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन
हम लोग र्यून सिस्टम के अंडर में आते हैं तो मैंने काफी ज्यादा ऐसी जगहों के बारे में सुना हुआ है जो कि बहुत ज्यादा इलीगल है, और उनमें से एक जगह का नाम कूलिन भी है। और तभी उसके दिमाग में ये बात याद आ जाती है डीमन एम्पर को, तो वो उससे कहने लगता है हाँ हाँ मुझे याद आ गया, मैं कूलिन से हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कारण। ये बात सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है वाह ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम उस जगह को छोड़कर भाग कर आए हो, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम उस जगह को छोड़कर आ चुके हो। खैर तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि जो पूरी की पूरी वो जगह थी वो डीमन मीट के लिए जानी जाती है। ये बात सुनने के बाद वो डीमन एम्पर सरप्राइज होता है और कहने लगता है डीमन मीट तुम्हारे मतलब कैनिबलिज्म। तभी वो लड़की लगाने लगती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने सुना है कि वहाँ के लोगों के लिए ये एकदम नॉर्मल बात हो चुकी है डीमन वॉर के खत्म होने के बाद। तुमने कहा था कि तुम वहां से हो लेकिन तुम्हें वहां के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ग्रांडपा बात करने में लगा हुआ हो। अगर तुम वहां पर ज्यादा समय तक रह चुके होते तो तुम्हें भी उन लोगों के द्वारा खा लिया गया होता। ये बात सुनने के बाद एम्पर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, शॉक होता है और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार जो एक एम्पायर है वो इस तरीके से कैसे बदल गया। गॉड लुंड्रा आखिरकार तुम इतने समय से क्या करने में लगी हुई थी। तभी लुंड्रा उससे कहने लगती है कि हम गॉड ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफियर नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद डीमन एम्पर से कहने लगता है खैर तुम लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। आखिरकार यही एक ऐसा एक्सक्यूज है जो गॉड दे सकता है, इसलिए मैं गॉड से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। क्योंकि तुम जो गॉड होते हैं वो हमेशा बैठकर हमारी इन बुरी हालतों को देखते रहते हो और कुछ भी नहीं करते हो हमारे लिए। तुम लोग बस ऊपर से देखने में लगे हुए हो और हमारे इस लड़ाई को ऑब्जर्व करने में लगे हुए हो। तभी जो गॉड लुंड्रा होती है, गॉडेस लुंड्रा, वो उससे कहने लगती है कि ये हमारे लिए इस वर्ल्ड के ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम अपने नेम का इस्तेमाल कर इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन इतना वाला कहने ही वाली होती है तो लेकिन वो उससे रोक देता है डीमन एम्पर और उससे कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो। लेकिन वो लड़की अभी भी डीमन एम्पर को घूरने में लगी हुई है, अभी तक इसका नाम नहीं पता है कि ये डीमन एम्पर है। इस तरीके से घूरते हुए जो लड़की होती है वो सबसे पहले तो डीमन एम्पर से अपना इंट्रोड्यूस करवाती है और उससे कहती है कि मेरा नाम रोज है। तो अब हमें इस लड़की का नाम पता चल चुका होता है और रोज कहने लगती है उससे आखिरकार तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारा नाम क्या है। ये बात सुनने के बाद डीमन एम्पर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है मुझे बचपन से यहाँ पर डीमन एम्पर कहा जाता है, मैं एक डीमन एम्पर हूँ बच्चे, तुम्हें पता भी है। लेकिन तभी अचानक से जो गॉडेस होती है वो उसके पास आती है कानों के और उससे कहने लगती है यह तुम्हारा नाम नहीं है, और वो अपने हाथों से उसे दूर कर देता है गॉडेस को। और जब ऐसा कर रहा होता है जो रोज होती है वो उसको देखकर सरप्राइज हो जाती है और कंफ्यूज होती है कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। और डीमन एम्पर सोचने लगता है अपने नाम के बारे में और उससे कहने लगता है हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, डीमन एम्पर बस एक टाइटल है। और जैसे ही वो अपने रियल नेम के बारे में याद करने लगता है तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है और ये जानकर काफी ज्यादा कंफ्यूज और काफी ज्यादा शॉक लगता है। और उसे बचपन से लेकर आज तक इसे कभी ह्यूइंग नेम यानी कि ब्रदर, मास्टर और अपने उस बस सन वगैरह किसी भी रियल नाम याद नहीं आ रहा होता। और ये बात जानकर काफी ज्यादा शॉक होता है और कहने लगता है कि आखिरकार मेरा नाम क्या है। तभी हमारे डीमन एम्पर की आंखों के सामने वापस से वही स्क्रीन आ जाती है जिसमें 20% लिखा हुआ होता है, मतलब 18% से कहानी 20% तक हो चुकी होती है और अभी भी क्लियर नहीं लिखा कि आखिरकार इसका मकसद क्या है। और वापस से वो शब्द हिले लगते हैं और हिलते हिलते कुछ उसके सामने आ जाता है और उस स्क्रीन पर लिखा होता है अगर आपने 100% इसे अचीव नहीं किया एक पर्टिकुलर समय से पहले तो ये जो बॉडी है वो मारी जाएगी और ये वर्ल्ड है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा। और तो और इविल्स लोगों को तुमने स्टॉप नहीं किया यानी कि रोका नहीं, तब भी ये वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा। ये बात सुनने के बाद डीमन एम्पर काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और ये वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन कहना क्या चाहते हो। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा ये खत्म होते हैं पहला पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, तो कमेंट कर जरूर बताना कि आपको पसंद आया है और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए चैप्टर्स आते हैं जल्द से जल्द तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की। मुझे पता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर भी पसंद आएगी। अंत तक जिन्होंने भी देखा है उनके लिए दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा गाइस, मैं दिल से, जिन्होंने लास्ट तक देखा है। मुझे पता है बहुत ही कम लोग होंगे जो लास्ट तक देखेंगे, तो जिन्होंने भी लास्ट तक देखा है तो भाई लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी है। तो इसके लिए इस पहले पार्ट के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट।